हाय फ्रेंड्स, लीगल इंटेलिजेंस के यूट्यूब के चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 14 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002। ये जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये एक टूल है जो कि सिक्योर क्रेडिटर्स को दिया गया है ताकि वो फिजिकल पोजेशन ले पाए किसी भी सिक्योर्ड एसेट्स की, और वो भी मजिस्ट्रेट के असिस्टेंस के साथ। इस सेक्शन के अंदर जो है सिक्योर क्रेडिटर्स एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के साथ और उनका असिस्टेंस मांग सकते हैं फिजिकल पोजेशन लेने में किसी भी सिक्योर्ड एसेट के। तो अगर आप एक क्रेडिटर हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको इस वीडियो से समझ में आएगा कि इस सेक्शन का क्या एसेंस है और क्या क्रिटिकलिटीज है। और अगर आप बोरोअर हैं तब भी ये जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जान पाएं कि आपके राइट्स क्या क्या हैं। अगर कोई सेक्शन 14 के अंदर एप्लीकेशन फाइल होती है और पोजेशन ऑर्डर इशू करता है मैजिस्ट्रेट, तो आपको पता होगा कि आप इसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और शुरू करने से पहले बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 14 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002, ये सेक्शन डील करता है असिस्टेंस बाय मैजिस्ट्रेट फॉर टेकिंग पोजेशन। पोजेशन ऑफ व्हाट? पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो ये सेक्शन 14 होता क्या है, चलिए वो समझते हैं। सेक्शन 14 allows creditors to seek magistrate assistance for taking physical possession of secured assets after borrower default। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है जो सेक्शन 14 है वो अलाउ करता है क्रेडिटर्स को कि वो मैजिस्ट्रेट का असिस्टेंस ले सकें ताकि वो फिजिकल पोजेशन ले सकें सिक्योर्ड एसेट की जब बोरोवर डिफॉल्ट करता है। तो इसके लिए क्रेडिटर जो है एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं मैजिस्ट्रेट के साथ और उसमें रिक्वेस्ट करते हैं कि मैजिस्ट्रेट का असिस्टेंस मिले ताकि वो जो सिक्योर्ड एसेट है उसको फिजिकली उसका फिजिकल पोजेशन कर पाए। और ये कब कर पाए? जब बोरोवर डिफॉल्ट कर देता है लोन रीपे करने में। तो प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या है जो कि फॉलो होता है जनरली? जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि सबसे पहले जब सरफेसी एक्ट 2002 अप्लाई करना होता है या जिसकी शुरुआत होती है वो होती है एनपीए क्लासिफिकेशन से। जब बोरोवर डिफॉल्ट करता है अपने लोन को रीपे करने में और उसका लोन जो है वो एनपीए क्लासिफाई कर देता है सिक्योर्ड क्रेडिटर यहाँ बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है जैसे कि एनबीएफसी। तो जब भी बोरोवर जो है अपना लोन रीपे करने में डिफॉल्ट करता है तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आफ्टर सम टाइम उस लोन अकाउंट को वो एनपीए क्लासिफाई कर देता है। और जैसे ही एनपीए क्लासिफाई होता है यहीं से जो है सरफेसी एक्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या होता है कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में एक डिमांड नोटिस भेजा जाता है जिसमें कि 60 डेज का टाइम दिया जाता है बोरोवर को कि जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर को रीपे कर दे। बट अगर वो रीपे करने में फेल हो जाता है तो उसके बाद सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के अंदर जो है डिफरेंट मेजर्स हैं जो कि सिक्योर क्रेडिटर ले सकता है अपना पैसा रिकवर करने के लिए। तो जनरली क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई भी सिक्योर्ड लोन है जिसमें कि कोई घर को गिरवी या मॉर्टगेज रखा है बोरोवर ने, तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे ही डिफॉल्ट होगा डिमांड नोटिस भेजेगा सिक्योर क्रेडिटर, 60 डेज का टाइम देगा। और अगर 60 डेज में जो है बोरोवर नहीं रीपे करता है तो वो उस घर की सिंबॉलिक पोजेशन लेगा। सिंबॉलिक पोजेशन का मतलब क्या होता है? सिंबॉलिक पोजेशन का मतलब ये होता है कि एक्चुअल फिजिकल पोजेशन नहीं ली है सिक्योर्ड एसेट की, बट हाँ उसके बाहर एक नोटिस लगा दिया जाता है कि ये जो घर है जो भी प्रॉपर्टी है वो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसकी पोजेशन में है। तो सिंबॉलिक पोजेशन में एक्चुअल फिजिकल पोजेशन नहीं होता है, बट हाँ एक नोटिस लगा दिया जाता है ताकि लोगों को एक इन्फॉर्मेशन रहे जो भी डील कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के साथ कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसके पोजेशन में है, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर के पोजेशन में है। अब सिंबॉलिक पोजेशन लेने के बाद जो है जनरली जो सिक्योर क्रेडिटर होते हैं ये फिजिकल पोजेशन की ओर जाते हैं क्योंकि इनको प्रॉपर्टी को जो मॉर्टगेज या जो सिक्योर्ड एसेट है उस एसेट के ऊपर उनको कंट्रोल लेना है। तो जब फिजिकल पोजेशन लेना होगा उसके लिए हो सकता है कि कहीं रेजिस्टेंस आए बोरोवर की तरफ से कि वो प्रॉपर्टी ना देना चाहता हो, तो कुछ भी रीजन हो सकता है। बट जनरली जो प्रोसेस फॉलो होता है वो यही होता है कि वो मैजिस्ट्रेट के यहाँ सेक्शन 14 में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसके साथ जो भी एनेक्सर्स होते हैं, एफिडेविट होते हैं, वो फाइल करते हैं और मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें असिस्टेंस दीजिए कि हम फिजिकल पोजेशन ले पाए सिक्योर्ड एसेट की। तो ये जो है एक जनरल प्रोसेस फॉलो होता है सेक्शन 14 के अंदर अगर पोजेशन लेनी है तो। अब इसके अंदर मैजिस्ट्रेट का रोल क्या रहता है? मैजिस्ट्रेट का रोल इसके अंदर बेसिकली यही है कि वो पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन इन ऑर्डर है कि नहीं है, सारे एनेक्सर्स पूरे हैं कि नहीं है, कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है सारे प्रोविजंस के साथ सरफेसी एक्ट 2002 के।
जब भी वो देख लेते हैं, जब भी वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ एप्लीकेशन पूरी है, सब कुछ चीज़ें पूरी हैं, सारा कंप्लायंस हुआ है, सिक्योर क्रेडिटर ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, तो वो पोजेशन ऑर्डर जो है इशू कर देते हैं। और वो पोजेशन ऑर्डर के साथ अगर कोई भी लेट्स से पुलिस इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है तो उसको भी वो अलाउ करते हैं। तो मजिस्ट्रेट का रोल क्या हुआ? एप्लीकेशन को देखना, प्रोवाइड पुलिस हेल्प एंड अपॉइंट कमिश्नर टू एनफोर्स पोजेशन ऑर्डर्स। अपॉइंट कमिश्नर टू एनफोर्स पोजेशन ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि वो कमिश्नर्स को भी अपॉइंट करते हैं ताकि पोजेशन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा जा सके। अब ऐसा तो है नहीं कि वो खुद मजिस्ट्रेट अपने आप पर पर्सनली आए कि हाँ भाई पोजेशन क्यों नहीं मिल रहा है, या पोजेशन को देखें आके, क्योंकि मजिस्ट्रेट के तो और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वो जनरली क्या करते हैं, एक किसी को अपॉइंट कर देते हैं अपने बिहाफ पे कि आप जाइए और सिक्योर्ड क्रेडिटर की हेल्प करिए टू गेट द पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स। तो इसमें जो कमिश्नर है वो कोई भी हो सकता है, कोई जूनियर रैंक का ऑफिसर हो सकता है, कोई एडवोकेट हो सकता है। इस पर भी बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो हम आगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इस सेक्शन के हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। प्रोसीडिंग्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्प्यूट्स आर एड्रेस्ड बाय डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 17। तो ये प्रोसीडिंग होती है सेक्शन 14 के अंदर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग होती है, ये कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मजिस्ट्रेट है वो ये नहीं देखता कि कौन गलत है कौन सही है, बस प्योरली एक मिनिस्टीरियल स्टेप होती है जो एक रूटीन नेचर का काम होता है। इसमें बस ये देखना है कि सारा कंप्लायंस पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है सरफेसी एक्ट 2002 का, और उसके बाद जो है जो पोजेशन ऑर्डर है या तो सैंक्शन कर दिया जाता है, इशू कर दिया जाता है, या उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और कोई भी अगर इससे रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, लेट्स से कोई भी जो बोरोवर है इस ऑर्डर से अनहैप्पी है या उसको लगता है कि ये ऑर्डर जो है गलत तरीके से पास किया गया है, तो उसके पास पूरा पूरा राइट है कि वो जो है डीआरटी के पास जाए, सेक्शन 17 के अंदर एप्लीकेशन फाइल करे। अब सेक्शन 14 जो है इन्वोक कैसे होता है? इन्वोक मतलब सेक्शन 14 जो है पिक्चर में कैसे आएगा? सेक्शन 14 तब इन्वोक होगा जब सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है एप्लीकेशन फाइल करेगा मैजिस्ट्रेट के साथ फॉर गेटिंग द फिजिकल पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट। जनरली क्या होता है, जब भी फिजिकल पोजेशन के लिए जाते हैं सिक्योर क्रेडिटर, तो उनको पता होता है कि जो बोरोवर है उसकी तरफ से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि कोई भी अपना जो एसेट है या जो घर है फॉर एग्जांपल, वो अपना घर कोई ऐसे नहीं खाली कर देता है, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आता है। तो उस रेजिस्टेंस को देखते हुए जो सिक्योर क्रेडिटर है वो पहले ही मजिस्ट्रेट के साथ के साथ एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं ताकि असिस्टेंस मिल पाए मजिस्ट्रेट का फिजिकल पोजेशन लेने में सिक्योर्ड एसेट की। तो उस टाइम पुलिस भी होती है और उनके ऑफिसर्स भी होते हैं, कमिश्नर भी होते हैं, तो फिजिकल पोजेशन लेने में थोड़ी सिक्योर क्रेडिटर को आसानी हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सेक्शन 14 पिक्चर में कब आता है? सेक्शन 14 पिक्चर में एकदम इनिशियल स्टेप्स में नहीं आता है। सेक्शन 14 तभी आता है सबसे पहले जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर ने एनपीए क्लासिफाई किया हो लोन अकाउंट को जिसमें डिफॉल्ट हुआ है, और 60 डेज का टाइम दिया हो बोरोवर को कि वो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको रीपे करे। और उसके बाद जो है 13(4) के मेजर्स आते हैं पिक्चर में, तब सेक्शन 14 जो है पिक्चर में आता है। सेक्शन 14 तब जो है उसका काम स्टार्ट होता है, उससे पहले सेक्शन 14 का काम स्टार्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ही सिक्योर क्रेडिटर ने लोन अकाउंट को जो है एनपीए क्लासिफाई किया और नेक्स्ट डे जाके सेक्शन 14 में एप्लीकेशन फाइल कर दी मजिस्ट्रेट के साथ फॉर गेटिंग दी फिजिकल पोजेशन ऑफ दी मॉर्गेज प्रॉपर्टी या सिक्योर्ड एसेट। ऐसा नहीं होता है। तो सेक्शन 14 हमेशा पिक्चर में आता है जब अकाउंट जो है, जो लोन अकाउंट है जो जिसमें डिफॉल्ट हो गया है, उसका क्लासिफिकेशन हो गया हो एज एनपीए, और जो है डिमांड नोटिस इशू हुआ हो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अंदर, जिसमें 60 डेज का टाइम दिया गया हो बोरोवर को टू रीपे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तब ये जो है सेक्शन 14 जो है पिक्चर में आता है। नेक्स्ट जो है कैसे इन्वोकेशन होता है, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 14 में सिक्योर क्रेडिटर जो है एप्लीकेशन फाइल करते हैं, और जो एप्लीकेशन है उसमें सारे एनेक्जर लगते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एफिडेविट लगता है। ये एफिडेविट की रिक्वायरमेंट जो है सेक्शन 14 में लिखी हुई है कि एफिडेविट में क्या क्या लिखा होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं एप्लीकेशन के अंदर होनी चाहिए। तो ये एप्लीकेशन जब फाइल हो जाती है मजिस्ट्रेट के साथ, तब जो है सेक्शन 14 जो है इन्वोक होता है। इसमें मजिस्ट्रेट का रोल क्या रहता है? मजिस्ट्रेट, जैसे मैंने आपको बताया, मजिस्ट्रेट जो है एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं और देखते हैं इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, और उसके बाद जो है वो फिजिकल पोजेशन का ऑर्डर पास कर देते हैं, जनरली विद पुलिस सपोर्ट टू एनफोर्स इट। टू एनफोर्स इट का मतलब ताकि उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा जा सके। सो व्हाट इज सेक्शन 14? जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या है, स्टैट्यूटरी पोजेशन मैकेनिज्म है। ये एनेबल करता है सिक्योर क्रेडिटर्स को टू गेन फिजिकल पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट थ्रू मजिस्ट्रेट्स असिस्टेंस। रोल क्या है मजिस्ट्रेट का? जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है जिसमें कि वो सब कुछ वेरीफाई करते हैं, कंप्लायंस पूरे हुए हैं कि नहीं हुए, एप्लीकेशन को चेक करते हैं और पोजेशन का ऑर्डर इशू कर देते हैं, जनरली विद द हेल्प ऑफ पुलिस।
और वो अपॉइंट भी करते हैं कमिश्नर्स को। कमिश्नर कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, एडवोकेट भी हो सकता है, लोअर रैंक का कोई जूनियर ऑफिसर भी हो सकता है। और लास्टली सेक्शन 14 जो है बैलेंस करता है क्रेडिट के एनफोर्समेंट को और बोरोवर्स के राइट को, क्योंकि बोरोवर के पास राइट है कि अगर वो अग्रीव्ड है, अगर उसको लगता है कि ये जो पोजेशन ऑर्डर इशू हुआ है ये प्रॉपर्ली नहीं इशू हुआ है, इसमें कुछ गलती है, तो वो जो है अपना केस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाके फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु कैन अप्लाई। Secured creditors like banks and financial institution, they have the right to apply under section 14 through authorized officers। तो section 14 के अंदर जो secured creditors होते हैं वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के साथ। सेक्शन 14 के अंदर क्या क्या पावर है मजिस्ट्रेट की, जैसे मैंने आपको बताया, ये पावर जो है ये एनफोर्समेंट की पावर्स होती हैं। मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी होती है टू एनफोर्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय ऑर्डरिंग फिजिकल पोजेशन एंड अपॉइंटिंग कमिश्नर्स। मतलब मजिस्ट्रेट जो है के पास पूरी पूरी अथॉरिटी है कि वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इन्फोर्स कराए और फिजिकल पोजेशन का ऑर्डर पास करें और कमिश्नर्स को अपॉइंट करें। इवन पुलिस फोर्स को भी इंस्ट्रक्ट करें कि वो हेल्प करें सिक्योर क्रेडिटर्स को फॉर टेकिंग द फिजिकल पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट। तो जैसे मैंने बताया, एक्सेस एंड पुलिस असिस्टेंस। तो मजिस्ट्रेट कैन ब्रेक लॉक्स एंड प्रोवाइड पुलिस हेल्प टू ओवरकम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग एनफोर्समेंट एक्शन। तो मजिस्ट्रेट जो है बिल्कुल के पास पूरी पूरी पावर है कि वो पुलिस को भी एंगेज करें इसके अंदर, और पुलिस को भी ऑर्डर करें कि वो इवन जो प्रॉपर्टी है जो सिक्योर्ड है उसका जो लॉक है उसको भी ब्रेक करें, उसके अंदर एंटर करें और उसका जो पोजेशन है वो लें, क्योंकि जनरली रेजिस्टेंस होता ही होता है। अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब भी फिजिकल पोजेशन लेना है मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, तो जो लोग ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी के कंट्रोल में है, पोजेशन जिन लोगों के पास पोजेशन होता है वो कहीं ना कहीं रेजिस्ट करते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी उनके हाथ से ना जाए। नेक्स्ट क्या है जो मैंने आपको बताया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है। इसके अंदर कोई भी जुडिशियल माइंड एप्लीकेशन नहीं है, ये प्योरली एक मिनिस्ट्रियल स्टेप है। इसके अंदर खाली कंप्लायंस चेक करना है और रूटीन नेचर का काम होता है। इसमें कोई भी डिसाइड नहीं करना है कि कौन गलत है कौन सही है, सिंपल बस ये चेक करना है कंप्लायंस हुआ है, एप्लीकेशन पूरी है सारे रिस्पेक्ट में, और ये ऑर्डर फिर पोजेशन ऑर्डर जो है मजिस्ट्रेट इशू कर देते हैं। और ड्यू प्रोसेस प्रोटेक्शन का मतलब ये, कहीं भी अगर लगता है बोरोवर को कि कोई भी प्रोसेस में फ्लॉ है, प्रोसेस ढंग से नहीं फॉलो किया गया है, ये जो ऑर्डर है गलती से इशू किया है, कुछ भी इशू है उसको पोजेशन ऑर्डर के साथ जो मजिस्ट्रेट ने इशू किया है, तो बोरोवर जो है एट एनी टाइम सेक्शन 17 ऑफ दी सरफेस एक्ट 2002 के अंदर डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। हम बात करते हैं टाइम लिमिट की। टाइम लिमिट जो है ये एक टाइम इज ऑफ एसेंस अंडर सरफेसी एक्ट 2002। तो इसके अंदर टाइम लिमिट्स दी हुई हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले टाइम लिमिट क्या दे रखी है सेक्शन 14 के अंदर कि द मजिस्ट्रेट मस्ट पास द पोजेशन ऑर्डर विद इन 30 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन रिसीव टू अवॉइड अनड्यू डिलेज। तो टाइम बाउंड प्रोसेस है, 30 दिन का टाइम दिया गया मैजिस्ट्रेट का। बट आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली ये चीज होती होगी 30 डेज के अंदर जो है पोजेशन ऑर्डर मिलता होगा? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि इतना ज़्यादा बैकलॉग है कि कोई भी जो पोजेशन ऑर्डर है इशू करने में, वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट डिफरेंट एरिया का डिफरेंट डिफरेंट टाइम चल रहा है, बट एनीवेयर बिटवीन 6 months टू 1 year लग रहा है, इवन 1 year से भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। तो ऑल्दो सरफेसी एक्ट में टाइम तो दिया हुआ है, बट ये टाइम फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है मजिस्ट्रेट्स के पास। इसके रिगार्डिंग एक जजमेंट भी है जिसके अंदर की नॉट ओनली दी सीएमएम बट एडिशनल जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं या एडिशनल डीएम्स है उनको भी पावर दी गई है। उनको भी बोला गया कि आप भी ये वाला ये जो प्रोसेस है सेक्शन 14 की जो एप्लीकेशन है उसको एंटरटेन कर सकते हैं। तो बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, 30 डेज का टाइम जो है सरफेसी एक्ट 2002 में लिखा हुआ है, बट ये फॉलो नहीं हो पा रहा है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर द मजिस्ट्रेट्स to issue the possession order within 30 days। अब एक्सटेंशन का भी प्रोविजन है कि if needed magistrate can extend the time by additional 30 days but must provide written reasons for delay। ये लिखा तो हुआ है बट ये फॉलो नहीं हो रहा है। फॉलो इन द सेंस कि वो रीजन दे देते हैं, रीजन यही है कि ऑलरेडी बहुत बैकलॉग है और 60 डेज का टाइम भी बहुत कम मतलब दिया हुआ है एक्ट के अंदर। आज के डेट में बहुत टाइम लग रहा है, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू इशू ऑर्डर्स विद इन दिस टाइम फ्रेम। तो एक एक दो दो साल लग रहे हैं और हो सकता है दूसरी किसी स्टेट में से भी ज़्यादा लग रहे हो, बट ये इतना टाइम लग रहा है पोजेशन ऑर्डर इशू होने में। नेक्स्ट क्या है, इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, रिकॉर्डिंग रीजंस फॉर डिले इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एनफोर्समेंट प्रोसेस अंडर सरफेसी। देखिए ये अकाउंटेबिलिटी तो इंश्योर करता है क्योंकि रीजन जो है वो रिटर्न में होना चाहिए, बट आप ये भी देखिए कि ये रीजन दे रहे हैं और
रीज़न से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैकलॉग है। तो रीज़न यही रहता है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, सो इट इज़ टेकिंग टाइम। तो 60 दिन तो से बहुत ज़्यादा लग रहा है। डिस्कशन करने में इट इज़ वेरी ईज़ी कि हाँ भाई इससे टाइमली कंप्लायंस होता है, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट हैपनिंग। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि सेक्शन 14 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002 है क्या, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और इसका एसेंस क्या है। ये जो सेक्शन 14 है ये मैं 2 या 3 पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियोस के थ्रू, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि सेक्शन 14 है क्या। इस सेक्शन के ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी हैं, डीआरटीज की भी हैं। तो आपको जो दूसरी वीडियोस हैं उनमें ये पता लगेगा कि इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं और कोर्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सेक्शन के लिए। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।